हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिकल का दंगल सीरीज। आप सबको बता दूं कि ये हमारा न्यूमेरिकल्स का एक पूरा सीरीज चल रहा है। इसका थर्ड पार्ट है ये। तो कल जहाँ से हमने लास्ट सेशन में डिसकंटिन्यू किया था वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबको बता दूं कि दिसंबर 2025 के लिए आप हमारे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में अभी भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्रांति बैच हमारा चल रहा है और पूरा आपको उसमें सिलेबस मिलेगा। दैट इज़ अप टू यू कि आप इतने मतलब 1-2 महीनों में सारा कवर कर पाएंगे तो यू कैन एनरोल। अदरवाइज हमारा जून 2026 के लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं नेट इकोनॉमिक्स के, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। एप्लीकेशन पर विजिट करके इकोनॉमिक्स रिलेटेड तमाम कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ये क्वेश्चन हमको आज करना है। द मैनेजमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म विशेज टू डिटरमाइन द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए सर्टेन मैनुअल ऑपरेशन। अब ध्यान से समझो, इसमें आखिर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे करेंगे और इसमें करना तो करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमको सैंपल साइज निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको जो निकालना है वो है सैंपल साइज। ये चीज हमको यहाँ पे निकालनी है। तो उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस, यानी कि 0.95 उसने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, यानी कि आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की वो बात कर रहा है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, तो इसमें हम आपको अगर इकोनोमेट्रिक्स याद हो तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेकर चलते हैं, है ना। देन उसने कहा है इन द एस्टिमेट विल नॉट एक्सीड 2 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है। सैंपल साइज आपको यहाँ पे पता करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सैंपल साइज का फार्मूला दिखा रही हूँ। दिस इज अ फार्मूला ऑफ सैंपल साइज। ध्यान से इस फार्मूले को समझ लो, कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सैंपल साइज का ये फार्मूला आप लोगों को यूज कर लेना है। सैंपल साइज दैट इज एन इज डिनोटेड बाय सैंपल साइज इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर ई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड क्या है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जेड वैल्यू क्या होती है। हमने 4 जेड वैल्यूज हम लोग याद करते हैं, 5%, 1%, टू टेल्ड टेस्ट, 5%, 1%, वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, पर बाय डिफॉल्ट हम टू टेल्ड टेस्ट का जो होता है वही कंसीडर करते हैं, है ना। तो टू टेल्ड टेस्ट में हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जेड वैल्यू जो है वो 1.96 लेते हैं। अगर आपको याद हो, ये सारी जेड वैल्यूज आपको हिपोथेसिस वाली क्लास में मैंने जेड की याद करवाई हुई है ना। फाइव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम जेड वैल्यू जो लेके चलते हैं दैट इज 1.96। फिर यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ एरर है, ई क्या होता है, ई इज मार्जिन ऑफ एरर दैट इज 2 मिनट्स। ये देखो इसने यहाँ पे कहा, ये देखो लिखा ना एरर इन द एस्टिमेट, एरर उसने दिया हुआ है विल नॉट एक्सीड 2 मिनट्स। ठीक है, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो उसने दिया हुआ है 2 मिनट्स। और ये जो आपको दिया ना उसने मोशन स्टडी एक्सपर्ट है 16 मिनट्स। इस फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यूज होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 16 मिनट्स। अब इन सभी वैल्यूज को जब हम इसमें प्लग कर देंगे 1.96 मल्टीप्लाई 16 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, तो बस कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका आंसर 245 पॉइंट आ रहा है। दैट मीन्स योर रिक्वायर्ड सैंपल इज 246, फोर्थ वाला आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये आपको फार्मूला अपने दिमाग में अच्छी तरह से इसको छाप लो फार्मूले को। दिस इज अ फार्मूला, कभी भी सैंपल साइज के लिए आपको क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला फार्मूला लगा के आराम से अपना आंसर निकाल लेना है। आगे देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखी है उसने 0.8 और कहा है इनिशियल इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट इज ₹100, देन द इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम वुड बी। तो क्या करेंगे हम, देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है उसने और यहाँ पे उसने दिया है टैक्स रेवेन्यू, यानी कि कहीं ना कहीं अब टैक्स मल्टीप्लायर की बात होगी। ठीक है, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर निकाल लूँ 1/1 माइनस एमपीसी करके, सो इट वुड बी 1 माइनस 0.8, 1/0.2, 10/2, तो 5 मेरा मल्टीप्लायर आ रहा है। अब जब मैं टैक्स मल्टीप्लायर की बात करती हूँ, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो बात हुई है वो टैक्स मल्टीप्लायर की है, फार्मूला दूसरा लगेगा। टैक्स मल्टीप्लायर की जब हम बात करते हैं कि टैक्सेस में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया, ये चीज़ मुझे पता करनी है। हाँ, तो यहाँ पे फार्मूला देखो ये वाला लगना है टैक्स मल्टीप्लायर का, वही ये जो मैंने फार्मूला यूज़ कर दिया ना, ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फार्मूला था।
पर यहाँ पे उसने टैक्स मल्टीप्लायर पूछा हुआ है ना, सो द फार्मूला विल बी लाइक दैट। तो टैक्स मल्टीप्लायर का हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं ना, माइनस एमपीसी ओवर 1 माइनस एमपीसी। क्योंकि देखो कैसे, क्योंकि फार्मूले में उसने ना, क्वेश्चन में उसने टैक्स रेवेन्यू की बात करी, यानी कि वो टैक्स मल्टीप्लायर यहाँ पे हमको निकालना है। तो टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है, माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 0.2। टैक्स मल्टीप्लायर का ये रहता है कि वो हमेशा माइनस में ही आता है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ने से इनकम कम होती है, दैट्स द रीजन। ठीक है, ये आ गया 4। अब टैक्स मल्टीप्लायर आपका यहाँ पे -4 आ गया, और चेंज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई मुझे पता करना है, राइट। चेंज इन टैक्सेस, इनिशियल इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट इज ₹100। सो यानी कि आपका चेंज इन इनकम आ रहा है 400, है ना, 400। तो ये थर्ड आंसर हो गया। डिक्रीज क्यों आया यहाँ पर, बिकॉज जैसे मैंने कहा टैक्सेस से इनकम डिक्रीज होती है, इसीलिए टैक्स मल्टीप्लायर माइनस में आता है। सो जो आपका इनकम में चेंज है वो कम हुआ है ना, ये चीज आपकी पहले से, टैक्सेस बढ़ेंगे तो नेशनल इनकम कम होगी, तो ये चीज कम हुई है, ठीक है, इसलिए वो डिक्रीज, माइनस का साइन लगा तो डिक्रीज हुई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अब एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। इस पे भी लगना है फार्मूला, ये फार्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलती हूँ, मैथ्स में फार्मूले याद हो तो सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप आराम से सम्स को निकाल सकते हो अगर आपको फार्मूले याद है तो। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पर अब हम फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस मीन इज इक्वल टू y माइनस मीन बी वाई एक्स एंड x माइनस मीन, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। ठीक है, सो पुट करिए, y माइनस वाई बार कितना है 38 है, बी वाई एक्स कितने माइनस 0.6643 है, और x बार कितने 32 है, तो ये देखिए। ठीक है, y माइनस 38 इज इक्वल टू माइनस 0.6643x, ये प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्या है 0.6643 को 32 से, ये। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हम पॉइंट वाली मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसका रूल ये है कि भूल जाओ यहाँ पे पॉइंट है पहले, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द पॉइंट, जस्ट मल्टीप्लाई करिए, सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई, 17, 5, 12, 11, तो ये आ गया। पॉइंट की बात होगी, 4 रकमों के बाद पीछे से पॉइंट है, 32 के साथ तो नहीं था, है ना, 4 रकमों के बाद इनके 1 2 3 4, ये आ गया आपका 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगी 21.2576। समझ गए बात को। अब y इज इक्वल टू माइनस 0.6643x प्लस 21.2576, ये वाला माइनस 38 इधर आके प्लस 38 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो माइनस प्लस कैसे करेंगे, पॉइंट वाली में 21.2576 है ना, तो प्लस करना है मुझे इसमें कितना 38 प्लस करना है, ये चीज 38 प्लस करना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे सारा 0 0 जाएगा, यानी कि 2576.9, ये देखो 59.2576 आ रहा है आपका। इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू माइनस 0.6643x प्लस 59, ये वाला, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाला देख ले एक बार, चेक कर लूं फोर्थ वाला ही सही आंसर है, फोर्थ वाला। हाँ, 21.12 में 38 प्लस करना है ना, हाँ दिस इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, assume that the rate of investment is described by the function, इन्वेस्टमेंट रेट के लिए उसने आपको एक फंक्शन दे रखा है, कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है उसने आपको 25,
ठीक है, कैपिटल स्टॉक इज 25। सो फाइंड करना है टाइम पाथ ऑफ कैपिटल स्टॉक। देखिए कैसे ये सवाल होना है, कैसे इसका सोल्यूशन होना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो उसने आपको दिया हुआ है ना आईटी, ध्यान से समझो। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, है ना। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में जितना चेंज हुआ दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। यानी कि अब अगर ये चीज मुझे दी हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मुझे दी हुई है, सो दैट इज बेसिकली ये चेंज इन कैपिटल, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। चेंज इन कैपिटल मतलब डेरिवेशन, चेंज का डेरिवेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। सो दैट थिंग इज इक्वल टू दिस, यानी कि डेरिवेशन या चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से मैं कैपिटल निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज डेरिवेशन के उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर मैं इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दूंगी, यानी कि ये डेरिवेशन दूसरी साइड पर चले जाएगा, तो मेरा ये बन जाएगा 12t 1/3 दैट इज dt, ये बन जाएगा, बिकॉज डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये मेरा यहाँ से मैं इंटीग्रेशन कर लेती हूँ, k इज इक्वल टू 12t 1/3 में से मुझे 1 प्लस करना है, दैट मीन्स इट विल बी 4/3। 4/3 मल्टीप्लाई 3/4, क्योंकि डिवाइड में 4/3 आएगा तो रेसिप्रोकल जाकर वो 3/4 बन जाएगा, ठीक है। सो इट वुड बी 4 3 का 12, 3 3 का 9, 9t 4/3। ये मेरे पास अब k आया है, इट इज अ के। और आप सबको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी लगाते हैं, हमेशा कांस्टेंट को प्लस करते हैं। अब अगली चीज जो मुझे उसने दी है वो दी है कि अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट करूं तो इट विल बी कैपिटल फंक्शन 25 के बराबर आएगा। यानी कि ये जो मेरा कैपिटल का फंक्शन मैंने लिखा था 9, यहाँ पे मैं टी की वैल्यू 0 पुट कर दूं अगर, तो ये 25 के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज मेरी 0 हो गई, सी मेरा किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर, है ना। पूरा कैपिटल फंक्शन क्या बन जाएगा, पूरा कैपिटल फंक्शन बन जाएगा 9t4/3 प्लस 25, ये यानी कि ये सेकंड वाला बन जाएगा। देखो आई बात समझ में, है ना। सेकंड विल बी माय आंसर, सेकंड ही आंसर है, देख लो एक बार, दैट इज 9t4/3 प्लस 25। हाँ, नेक्स्ट देखिए, u दिया हुआ है उसने, u इज इक्वल टू 6x² प्लस y² एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। u की वैल्यू पता करनी है, कैसे u की वैल्यू पता करेंगे, उसके लिए मुझे एक्सट्रीमम की कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, एक्सट्रीमम का रूल यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा का रूल यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा का रूल क्या कहता है, लेट्स सी। मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि जो आपका फंक्शन होता है ना, यहाँ पे एक चीज और है, उसने ये आप इसमें आ जाता है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज आपकी ना कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में जा रही है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये आपकी कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में जा रही है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम इसको लैग्रेंजियन से भी, आपको पता है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में हम लैग्रेंजियन यूज करते हैं, लैग्रेंजियन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, लैग्रेंजियन भी लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका है अगर लैग्रेंजियन से भी कोई इजी रास्ता ढूंढना है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू ना फाइंड कर लेते हैं, -y 1 माइनस 4x, तो y हो जाएगा आपका 4x माइनस 1, और इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू 6x² प्लस y इज 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे वो फार्मूला लगा दो अब, जो 9th 10th में पढ़कर आए हो, a प्लस बी स्क्वायर का, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो दैट मीन्स a² प्लस b² माइनस 2a एंड b, ठीक है। सो क्या आएगा आउटकम इसका, 16x² प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 8x, ये आ जाएगा। इट विल बी 16 17 18 19 20 21 22,
22x² प्लस 8x प्लस 1, ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, लैग्रेंजियन से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब इसका हम एक्सट्रीमम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा, जो भी इसको करना है उसके लिए मुझे इसका डेरिवेशन करना है और डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट कर देना है, यानी कि 44x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन 44x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8 ओवर 40। अच्छा, x माइनस में जा रहा है मेरा, ओहो हो, तो -2ab माइनस में ही जाएगा और कोई हल भी नहीं है। चलो, सो -8 ओवर 44 आ रहा है आपका ये, तो कितना जाएगा ये -8 ओवर 44? 2 मिनट में एक बार देख लूँ कोई कैलकुलेशन में मैंने गलती तो नहीं की। माइनस सिर्फ 8/44 आ रहा है, देखो 44x -8। 2 मिनट ये कुछ गड़बड़ हुई है। 4x - 1 का स्क्वायर -2ab। 2 मिनट, ये देखो ना यहाँ पे 6x² प्लस 16x²। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने फार्मूला थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया, बिकॉज जब हम फार्मूला ही लगा रहे हैं तो फिर उसमें हम ये माइनस प्लस के साइन थोड़ी ना कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, साइन थोड़ी ना कंसीडर करें, क्योंकि फार्मूले में ये ऑटोमेटिकली साइन हो रहे हैं कंसीडर। तो यहाँ पे -8x आएगा ना, गलती कर दी थी आप, -8x आएगा, सो इट विल बी वुड बी -8, तो ये आपका +8 बन जाएगा। दैट मीन्स इट वुड बी 8 ओवर 44। अब इसको भी ऐसे ही रहने दो, कटिंग एंड में करेंगे हम। ठीक है, कटिंग एंड में करेंगे। अब ये जो आपका u था ना, u हम पता किसको लेते हैं, जो हमने सिंप्लीफाई किया था, ये वाला सिंप्लीफाई किया था, इसको u ले लो। ठीक है, u में पुट कर दो 22x²। कटिंग 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 करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। सो कटिंग कर लो फिर। 8 ओवर 44, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 1 1, यानी कि आपका 2/11 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 2/11 का स्क्वायर -8, 2/11 प्लस 1, ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 121 -16 ओवर 11 प्लस 1, ये आएगा, है ना। अब इसकी ना कटिंग हो जाएगी इस तरह से, 11 11 का 121, 11 2 का 22 हो गई कटिंग। अब मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, कॉस कलर। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बचा देखो, 4 2 का 8, 8 ओवर 11, 8 ओवर 11 जा रहा है, -16 ओवर 11, ये क्या हो रहा है, -16 ओवर 11 प्लस 1, ये आया आपका इक्वेशन, है ना, यही आई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को ऊपर और ऊपर ले जाते हैं थोड़ा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अभी क्या होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। सो 11 ले लो आप पूरा नीचे, है ना, -16 प्लस 11 आएगा यहाँ पे, एंड इट वुड बी -8 प्लस 11 ओवर 11, 4 ओवर 11 जा रहा है, 4 ओवर 11, देखना ये यू का आंसर बन रहा है मेरा तो, 4/11, 3/11, हाँ 3 होगा, देखो 3/11, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 3/11, ये आंसर आ गया आपका सेकंड वाला। समझ गए बात को, ठीक है जी। स्टेप्स दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से मैंने y निकाल के u में पुट कर लिया y, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के मेरी u की इक्वेशन बन गई, u की इक्वेशन का डेरिवेशन निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर लिया, है ना, फिर x की वैल्यू निकल गई, जो मेरी x की वैल्यू निकली उसको u की इक्वेशन में पुट कर दिया, सो मुझे u की वैल्यू पता चल गई। ठीक है जी, आगे क्या है, अब ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ए कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट, कहता है एक कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ 3 पोस्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट के लिए
3 कैंडिडेट्स थे, सेकंड पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स थे एंड थर्ड पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स थे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कैंडिडेट एट लीस्ट एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझो इस चीज को। जब भी हम किसी जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको एट लीस्ट निकालना हो ना, कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट मतलब इसके लिए फाइंड करो, जैसे एट लीस्ट वन पोस्ट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, वन मल्टीप्लाई बाई बी में भी नहीं सिलेक्ट हुआ, सी में भी नहीं सिलेक्ट हुआ, इनके ए बी सी 3 पोस्ट हैं। ठीक है, वन माइनस ए में भी नोट सिलेक्टेड, बी में भी नोट सिलेक्टेड, सी में भी नोट सिलेक्टेड, इस चीज को वन में से माइनस कर देंगे तो वो निकल आएगी एट लीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट इज अ फार्मूला वो यूज फॉर एट लीस्ट वाली चीज के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब जैसे पहले हम तीनों की ना प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, ए की भी। अब वो हमको एक निकालना है ना, कि जैसे अब टोटल यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, तो एक की हम बात करें कि इट विल बी 1/3, टोटल 3 कैंडिडेट्स हैं, इट विल बी 1/4 एंड इट विल बी 1/2 फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम। ठीक है, अब अगर मुझे ए नोट निकालना है, ए नोट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 - 1/3 दैट मीन्स 3 - 1/3, तो 2/3 आ जाएगा, इनके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2/3। अब बी नोट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 - 1/4, 4 - 1 इट विल बी 3/4। ठीक है, 3/4 एंड सी नोट की 1 - 1/2 तो 1/2 आएगी, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 3 से 3 कट गया, 2 से 2, यहाँ पे मेरे पास बचा 1 - 1/4, 4 - 1, 3/4 इसका आंसर आ गया आपका दिस वन। आई बात समझ, 3/4 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये एट लीस्ट वाला रूल जो है ये दिमाग में रख लेना। आगे देखिए, आगे आगे आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। सो देखिए, अब इसमें ना ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर उसने -2 ली हुई है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मुझे उसने इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला है, और साथ में लिमिट्स भी दी हुई हैं। अब लिमिट्स का ये है कि मुझे उसका इंटीग्रेशन निकाल कर साथ में ये जो लिमिट्स है ना वो भी पुट करनी है। मैं आपको इसे शॉर्ट में पहले दिखाती हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। अब एक्स की लिमिट्स हैं 1 to 2 है लिमिट, ये देखो 1 to 2 लिमिट्स है ना, लिमिट्स दे रखी हैं उसने साथ में। सो दैट मीन्स पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की ये देखो पावर डिवाइड में आ गई। उसके बाद जो x की वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले क्या पुट किया, 2 पुट किया, दैट इज e-2 x की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया है ना, इसको अलग से लिख के देन इस यहाँ पे 1 पुट कर दिया, मतलब 2 एंड 1 यहाँ पे मैंने पुट कर दिए, और जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो देखो हम करते हैं इसको सॉल्व। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, दैट इज e-2x है, तो एक्सपोनेंशियल का याद रखिए, जैसे आपका ex है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ex का डेरिवेशन ex ही होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन वही है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगा, एक्स्ट्रा लगा -2, एक्स्ट्रा लगा -2, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा, है ना। अब क्या हम रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का, कि जो चीज़ पावर में होती है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, है ना, डिवाइड में लिखते हैं। अब पावर में यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जो है -2 है, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो वैसे ही आ गया, यानी कि -2 को हम पावर अपना डिवाइड में ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया इसका प्लस सी, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब -1/2 को कॉमन निकाल लिया। अब 1 एंड 2 इस पे पुट करना है, लिमिट्स पुट करनी है ना, तो दैट मीन्स e-2 इट विल बी 2 माइनस e
-2 1 -1/2 e -4 e -2। अब यहाँ पर मैंने माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, e -2 e -4 बन जाएगा ये। माइनस माइनस आप में आपस में कट गए, तो योर आंसर विल बी दिस 1/2 e की पावर -2 e की पावर -4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया था। अब लिमिट्स का एक रूल होता है कि पहले आप ऊपर वाली लिमिट पुट करोगे, फिर आप नीचे वाली लिमिट पुट करोगे, जैसे हमने अभी किया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर, यहाँ पे भी लिमिट्स पुट होनी है। जैसे ये ऐसे है फंक्शन 9 - x, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, और ये मैंने यहाँ पे लगाया दैट इज x0 5, यानी कि ऐसे है ये, ठीक है। मतलब ये x की वैल्यू 0 to 5 है। अब जो x की वैल्यू 0 to 5 है, यानी कि पुट करते वक्त हम पहले वैल्यू 5 पुट करेंगे, माइनस फिर हम वैल्यू 0 पुट करेंगे, जैसे हमने अभी किया, ठीक है। तो देखो पहले इसका इंटीग्रेशन निकालो, कैसे निकालेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे एक और रूल है, जैसे ये फंक्शन का जब आपको इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो जिसका अंदर वाला इनसाइड पार्ट है ना, जो इसका 9 - x, उसका डेरिवेशन होता है। लेट्स सी कैसे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो आएगा 9 - x पावर 1/2 है, 1/2 में 1 प्लस कर देते हैं इंटीग्रेशन के वक्त हम, 3/2 हो जाएगा, डिवाइड 3/2, और ये जो अंदर है ना चीज इसकी 9 - x, इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। 9 - x का डेरिवेशन क्या होता है, -1, तो यहाँ पे साथ में लग जाएगा -1, यानी कि इसका ओवरऑल पूरा इंटीग्रेशन आ गया आपका 2/3, 9 - x की पावर 3/2, ये माइनस में यहाँ पे ले आती हूँ, ये आपका इंटीग्रेशन आया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट करनी है 0 to 5, तो मैंने क्या कहा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो लेट्स सी, आप -2/3 को कॉमन निकाल लो, निकाल लिया। पहले मैंने यहाँ पे अपर लिमिट 5 पुट किया, 5 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर दो, 3/2 ऐसे, ठीक है। -2/3 यहाँ पे आ गया आपका 4 की पावर 3/2 -9 की पावर 3/2। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहले आप इसका 1/2 वाला पार्ट सॉल्व कर लो, जो आया फिर उसका क्यूब कर लो। कहने का मतलब ये, देखो मैं आपको स्पेस पर समझाती हूँ। जैसे 4 की पावर है 3/2, इसमें आप पहले 1/2 कर लो, ठीक है, जो आएगा फिर उसका क्यूब कर लेना। ऐसा भी तो इसको बाय पार्ट्स कर सकते हैं। फिर 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का √2 आ गया। अब 2 का क्यूब कर लो, ऐसे 2 का क्यूब 8 आता है, तो ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा, है ना। 8, इसी तरह इसको करो, 9 का पहले √2 कर लो, 3 आ गया, 3 का क्यूब कर दो, 27 आ गया, ठीक है। 19 बचा यहाँ पे। अब हमको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, तो कंज्यूमर सरप्लस का भी हम फार्मूला लगाएंगे। पहले हम इसका वो कर रहे हैं इंटेग, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे इंटीग्रेशन ही करना है। सो -2/3, अब यहाँ पे बचा आपका -19, इससे ये कट गया, यहाँ पे आ गया 38/3, ठीक है, 38/3। अब हमको क्या निकालना था, मैंने इसका इंटीग्रेशन क्यों किया, बिकॉज मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना था इसलिए। सो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला, इंटीग्रेशन हमने करना था फंक्शन का, माइनस जो मेरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब ये चीज मैंने अभी जो निकाली है अपनी, कितनी आई है, 38/3 आई है ना, 38/3 आई है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, प्राइस देखो, जो उसने फंक्शन दिया आपको p इज इक्वल टू 9 - x का √, ये दिया हुआ है ना, है ना, और x कितना दिया हुआ है, x आपको 5 दिया हुआ है, यानी कि p इज इक्वल टू 9 - 5, ये आ गया आपका 4 का √, यानी कि p आपका 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लगेगा, 38/3 -10, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, 38 - 30, यानी कि 8/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। 8/3 इज योर आंसर, ये वाला फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया बात।